लॉ मेकर्स ने इनकम टैक्स एक्ट में बिजनेस ट्रस्ट को जो डिफाइन किया है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर उन्होंने रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात की हुई है। चलिए पहले बैकग्राउंड कमेंट्री थोड़ी सी रिफ्रेश कराता हूं आपको। हां, इन द ईयर ऑफ 2014 सेबी और गवर्नमेंट के द्वारा टू न्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल, दैट इज टू न्यू इन्वेस्टमेंट एंटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया। फर्स्ट वन इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अदर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनके लिए कंबाइंड टर्म यूज की जाती है क्या? बिजनेस ट्रस्ट। एक्चुअली क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया गया? तो सेबी और गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन रही कि हां, पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के वो रेंटल और अदरवाइज बेनिफिट लाइक एप्रिसिएशन बेनिफिट वगैरह को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे वंचित रह जाते हैं, वे बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बल्क में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए और उनको कहे कि मुझे ना रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाना है, और वो उनको कुछ ₹1,50,000 ऑफर करे, लाइक उनके पास 1 लाख था, 1 लाख उनको ऑफर किया, वो क्या बोलेंगे कि अरे मेरी ब्रोकरेज कहां भागी जा रही है, वो तो मैं बाद में ले लूंगा। लेकिन आप अगर आप उनको ये कहो कि नहीं नहीं, यही इतने में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीदना है, इतने में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, नाम पता लिखवा जाओ, फोन नंबर दे जाओ, तो बाद में बताएंगे आपके हिसाब से जब कोई प्रॉपर्टी आएगी इतने अमाउंट की तब। मतलब ये आप भी समझते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाने के लिए बल्क में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्मॉल फंड्स हैविंग बट विलिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा भी रियल एस्टेट सेक्टर में लग सके, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के एप्रिसिएशन और अदरवाइज बेनिफिट को एंजॉय करने की स्थिति में आ सकें, एक तो इसके लिए बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि अब सपोज किसी के पास में जो भी फंड्स है, ₹1,50,000 मतलब 1 लाख 2 लाख एक्सेट्रा, जो भी फंड्स है वो बिजनेस ट्रस्ट को देंगे। बिजनेस ट्रस्ट अपनी यूनिट्स इनको अलॉट करके इनको अपना यूनिट होल्डर बना लेंगे। बिजनेस ट्रस्ट को इस तरह के लोगों से जितने फंड्स एक्यूमुलेट होंगे उन सबको बिजनेस ट्रस्ट इकट्ठा फिर किसी इनकम प्रोड्यूसिंग असेट में इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो इनकम आएगी वो अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देंगे। तो आपने देखा कि जो स्मॉल फंड्स हैविंग बट विलिंग इन्वेस्टर्स थे, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली, दैट इज थ्रू बिजनेस ट्रस्ट, उनके जो वो स्मॉल फंड्स थे वो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट हो गए, और रियल एस्टेट सेक्टर का जो बेनिफिट है डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली, दैट इज थ्रू बिजनेस ट्रस्ट, वो एंजॉय करने की स्थिति में आ गए। तो एक तो सेबी और गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्ट रहा कि भाई जो स्मॉल फंड्स हैविंग बट विलिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी रियल एस्टेट सेक्टर के जो एप्रिसिएशन और अदरवाइज बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय हो सकें, उनके भी स्मॉल फंड्स रियल एस्टेट सेक्टर में लग सकें। एक तो इसके लिए ये बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, जो कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पिक्चर में लाना चाहते हैं, उसमें जो वो पैसा लगाते हैं, उनके लिए हमें इजी एग्जिट रूट डेवलप करना है कि यहां से पैसा निकले तो वो दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, है ना। तो उनके लिए मैं इजी एग्जिट रूट डेवलप करना है, उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट हो सके ऐसा चांस उनके लिए क्रिएट करना है। उसके लिए भी ये रियल एस्टेट, उसके लिए भी ये बिजनेस ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। तो सर स्पॉन्सर के लिए, डेवलपर के लिए इजी एग्जिट रूट कैसे डेवलप होगा, उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट करने का चांस क्रिएट कैसे किया गया, तो उसके लिए एक थीम अडॉप्ट की गई है। फ्रेंड्स, वो थीम क्या अडॉप्ट की गई है जरा सुनिए कि जो स्पॉन्सर दैट इज ए डेवलपर, सिंपली स्पीकिंग, जिनको कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करना है, लाइक उन्हें कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, है ना, कोई उन्हें होटल, कोई उन्हें वेयरहाउस, कोई ऑफिस बिल्डिंग, मतलब उन्हें कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करना है। जैसे एक स्पेसिफिक केस ले लेता हूं, जैसे उन्हें कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करना है, ओके। तो वो क्या करें, वो इस स्पेशल पर्पस के लिए एक व्हीकल, एक एंटिटी, लाइक कोई इंडियन कंपनी फॉर्म कर लें, अपनी सब्सिडी वगैरह भी इसके लिए एनकरेज और प्रमोट कर सकते हैं वो।
मतलब सिंपली एक इस स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई आपको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करना है, लाइक आपको एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करना है, इस स्पेशल पर्पस के लिए एक व्हीकल, एक एंटिटी लाइक एक इंडियन कंपनी आप फॉर्म कर लें। आपको जो फंड्स लगाने हैं उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वो आप इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दें। जैसे सपोज 100 करोड़ का जो अमाउंट है वो आपको लगाना था उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, तो वो आप इस कंपनी में डाल दें और इस कंपनी से, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल इन शॉर्ट एसपीबी से आप फिर शेयर्स अपने को रिसीव्ड दिखाएं। ठीक है, आप इनसे अपने को शेयर्स रिसीव्ड दिखाएं। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इससे ऑन रिकॉर्ड जो अब इससे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हैं, यस, अब ऑन रिकॉर्ड जो फंड्स हैं वो अब ऑन रिकॉर्ड माय डियर फ्रेंड, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये डेवलप करता हुआ नजर आएगा। लाइक वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया एक तरह से, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वाला हमने जो केस बनाया, हाँ 50 मान लेते हैं कि वो जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अब स्पेशल पर्पस व्हीकल ने डेवलप किया है और उसकी फंडिंग कहां से हुई है, वो इस डेवलपर ने यहां इस एसपीबी में की। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली इस स्पेशल पर्पस व्हीकल की बैलेंस शीट में मतलब ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड हम कहेंगे कि वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एसपीबी ने डेवलप किया जिसकी फंडिंग स्पॉन्सर ने की। तो पहले स्पॉन्सर अगर खुद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करता, खुद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करता, तो उनका पैसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक हो जाता, जिसमें एक एक दुकान करोड़ करोड़ रुपए की है, करोड़ ऑफ रुपीस की है ना। तो कोई भी एरा गैरा नत्थु कह रहा तो रोड चलता हुआ पर्सन तो उसे खरीदने से रहा। तो पहले अगर डेवलपर खुद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करता तो उसका पैसा उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक हो जाता। अब उसने एसपीबी में उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट दिखाने के लिए उसमें पैसा डाला तो उस एसपीबी के शेयर्स में ब्लॉक हो गया। तो क्या फर्क हुआ इससे, कैसे इजी एग्जिट रूट डेवलप हुआ, इससे क्या फायदा होगा, फायदा होगा कैसे, सुनिए कि अब बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट जो लाया गया उसके अकॉर्डिंगली इस स्पॉन्सर के लिए ये ओपन रखा कि आपके पास जो एसपीबी में शेयर्स आप हेल्ड कर रहे हैं वो शेयर्स आप इस बिजनेस ट्रस्ट को हैंड ओवर कर देना, मतलब ट्रांसफर कर देना। ओके, और बिजनेस ट्रस्ट आपको अपनी यूनिट्स अलॉट कर देंगे। एंड सेबी एंड गवर्नमेंट हाईली कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सेलेबल होंगी, क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन बल्क में फंड्स की रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं लगा पाते। तो अगर उन्हें स्मॉल फंड्स के इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, लाइक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के थ्रू उनका पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में लगने वाला होगा, तो वो उसे जरूर इन्वेस्ट कराएंगे, है ना। तो सेबी और गवर्नमेंट हाईली कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेबल होंगी, इजीली सेलेबल होंगी। तो मतलब ये स्पॉन्सर जब चाहेंगे तब उन यूनिट्स को बेचकर अपने फंड्स को एनकैश करा पाएंगे। तो हो गया ना इनके लिए इजी एग्जिट रूट डेवलप। अब इस प्रोसेस में एक दिक्कत आने वाली है, सुनिए जरा दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत ये कि जब ये स्पॉन्सर एसपीबी के शेयर्स बिजनेस ट्रस्ट को हैंडओवर करेंगे और उसके बदले में बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स अलॉट कराएंगे, तो ये तो एक्सचेंज जैसा सीन बन गया, ये तो ट्रांसफर में आएगा, ईओ कैप गेन टैक्स लगा देगा स्पॉन्सर पर। तो मुझे इस बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर का टैक्स इंप्लीकेशन जो आपके साथ डिस्कस करना है, हम 3 पार्ट्स में उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेवल पर हमारे एसएससी बनेंगे स्पॉन्सर। यस माय डियर फ्रेंड्स, हां यहां लॉ मेकर्स ने इनका पॉसिबल टैक्सेशन डेफर कर दिया। लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 47 में एक क्लॉज 18 मैं डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन्स चैप्टर में, सेक्शन 47 जहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ट्रांजैक्शन है जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, जिन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाता। तो लॉ मेकर्स ने इस स्पॉन्सर को एश्योर किया कि आप एसबीबी के शेयर्स फ्रीली बिजनेस ट्रस्ट को दीजिए, उनसे यूनिट्स लीजिए, ये ट्रांजैक्शन आपके लिए ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई कैपिटल गेन टैक्स आप पर इस स्टेज पर नहीं लगाया जाएगा। तो कब लगाया जाएगा, सुनिए, फ्यूचर में जब आप अब इन बिजनेस ट्रस्ट की अलॉटेड यूनिट्स का ट्रांसफर करेंगे
तब उस टाइम पर आप नॉर्मली कैप गेन टैक्स देने के लिए लायबल बनेंगे। तो उन यूनिट्स के सेल्स कंसीडरेशन से उन यूनिट्स की कॉस्ट घटाने की बात आएगी तो वो क्या ली जाएगी, उन यूनिट्स का ओरिजिन एसपीबी के शेयर्स से है। तो एसपीबी के शेयर्स के लिए जो इन्होंने खर्च किया था, एसपीबी के शेयर्स की कॉस्ट ही अलॉटेड यूनिट्स की कॉस्ट बना दी जानी चाहिए। लॉ मेकर्स ने वो रीजनेबलनेस दिखाई सेक्शन 49 2AC से उन्होंने ये मैसेज माय डियर फ्रेंड्स लॉ में पास ऑन कर दिया। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 49 2AC से लॉ मेकर्स ने जो एसपीबी के शेयर्स की कॉस्ट है उन्हीं को अलॉटेड यूनिट्स की कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल रीजनेबल है। ओके, जब वो इन यूनिट्स को फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे तो उन यूनिट्स पर कैपिटल गेन का नेचर डिटरमाइन करने की बात आएगी। तो लॉ मेकर्स ने ना सिर्फ यूनिट्स का अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग बल्कि इन यूनिट्स का ओरिजिन एसपीबी के शेयर्स से है, तो एसपीबी के शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां कंसीडर किया जाएगा, मतलब प्रायर पीरियड ऑफ होल्डिंग को भी यहां कंसीडरेबल बना दिया है। सेक्शन 2 क्लॉज 42A जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे जब कैपिटल गेन्स चैप्टर आप देखेंगे, क्योंकि जगह जगह पर वहां ये प्रायर पीरियड ऑफ होल्डिंग के एडॉप्शन वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। सपोज बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए भी चार्जेबल बनाई गई हैं, अगर आप इन्हें लाइक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं तो अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे होगा तो इस ट्रांसफर से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर 111A लगाया जाएगा। और कैपिटल गेन्स चैप्टर में आप देखेंगे कि 111A में पहले टैक्स रेट जो 15% हुआ करता था वो 20% कर दिया गया है। और अगर एसटीडी के लिए चार्जेबल इस ट्रांजैक्शन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो सेक्शन 112A में भी जो रेट पहले 10% हुआ करता था वो बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इन रेट्स की आप टेंशन मत लेना, ये सेक्शन 111A एंड 112A कैपिटल गेन्स चैप्टर में फुल फ्लेज्ड वे में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर एसटीटी पे नहीं हुआ हो तो लाइक आरएससी के थ्रू इन यूनिट्स को अगर स्पॉन्सर नहीं बेच रहे हैं, प्राइवेटली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है कि इंडिविजुअल के लिए, मतलब नॉर्मल इनकम के तौर पर जिसे टैक्स किया जाता है वैसे नॉर्मल रेट से टैक्स किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में टैक्स किया जाएगा, जहां पर आपको 20 और 12.5% की रेट नजर आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारी बातें कैपिटल गेन्स चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। अभी केवल आप इतना कंसीडरेशन में ले लीजिए कि स्पॉन्सर को कोई स्पॉन्सर बिजनेस ट्रस्ट की, कोई स्पॉन्सर एसपीबी के शेयर्स को बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के बदले में एक्सचेंज में हेजिटेट ना करे, इसके लिए लॉ मेकर्स ने इनिशियल फेज में तो उनको इंसेंटिवाइज कर दिया कि एक्सचेंज पर आपको टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप आगे ट्रांसफर एक्चुअली करेंगे तो उस एक्चुअल हैपनिंग के टाइम पर हम नॉर्मली जो कैप गेन टैक्स जैसे होता है वो करेंगे, तो वहां पर कैप गेन की कंप्यूटेशन में कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, तो शेयर्स की कॉस्ट यूनिट्स की कॉस्ट बना दी, शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यूनिट्स के पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड करा दिया। और ये ट्रांसफर अगर एसटीटी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन होगा तो एसटीसीजी पर 111A का 20% टैक्स, एलटीसीजी पर 112A का 12.5% टैक्स लगेगा। ये सारी बातें वहां पर आप देखेंगे 112A में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी है 1,25,000 की, तो वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन में वहां देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं जो बिजनेस ट्रस्ट को लेकर मुझे टैक्स इंप्लीकेशन आपके साथ में 3 स्टेजेस पर जो डिस्कस करना है उसमें मैं अब आपको लेकर बढ़ना चाहता हूं सेकंड स्टेज में, जिसमें हमारे एसएससी बनेंगे कौन, तो फ्रेंड्स बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम पर हम टैक्स कैसे निकालें, बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम पर हम टैक्स कैसे निकालें, सुनिए जरा। अब बिजनेस ट्रस्ट के पास में स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब कि इंडियन कंपनी के शेयर्स आ गए हैं, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज ये इंडियन कंपनी हो सकता है कि शेयर्स पर डिविडेंड बांटे, तो सब्सटेंशियली जो डिविडेंड है वो बिजनेस ट्रस्ट के पास आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ऐसी इंडियन कंपनी जिस पर इस बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोल होगा। पहले स्पॉन्सर के पास था, पहले स्पॉन्सर के पास कंट्रोल था उस एसपीबी का, प्रैक्टिकली उन्होंने ही फॉर्म की थी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर,
राइट। हाँ, हो सकता है सब्सिडी वगैरह को भी प्रमोट कर ले। तो पहले उनका कंट्रोल था, अब उनसे शेयर्स बिजनेस ट्रस्ट के पास आ गए, तो बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोल एसपीबी पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हो सकता है कि ये एसपीबी दैट इज इंडियन कंपनी डिविडेंड बांटे, तो मेजरली डिविडेंड इस स्पेशल पर्पस व्हीकल से हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट के पास आता हुआ नजर आएगा। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, वो डिविडेंड सेक्शन 1023 एफसी में हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट कर दिया। अब अगर ये डिविडेंड रेसिपिएंट बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में जब एग्जेम्प्टेड ही है, तो पेयर एसपीबी उनका टीडीएस काटे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप देखोगे कैपिटल गेन्स टीडीएस चैप्टर में आपको एक सेक्शन 194 देखने को मिलेगा डिविडेंड पर टीडीएस वाला। उसमें एक एक्सेप्शन रखा गया कि एसपीबी के द्वारा बिजनेस ट्रस्ट को जो ये डिविडेंड दिया जा रहा है, उस पर वो बिजनेस ट्रस्ट का कोई टीडीएस नहीं काटने लग जाएंगे। बिजनेस ट्रस्ट का कोई टीडीएस उस डिविडेंड पेमेंट पर एसपीबी नहीं काटेंगे। रीजनेबल भी है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि जब वो अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल बन ही नहीं रहा, तो उस पर टीडीएस पेयर काटे अच्छा नहीं लगेगा। अब एक केस बनाता हूं आपके लिए, सुनिए फ्रेंड्स। हमें यह देखने को मिला कि बिजनेस ट्रस्ट को सपोज एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पिक्चर में लाना है, ओके, तो वो बिजनेस ट्रस्ट क्या कर सकते हैं, उन्होंने देखा कि ये जो एसपीबी है ये तो है ही स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह के डेवलपमेंट के लिए ही, इस स्पेशल पर्पस के लिए ही ये एंटिटी सेटअप की गई है। तो बिजनेस ट्रस्ट चाहे तो वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खुद डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये एसपीबी तो है ही स्पेशल पर्पस एंटिटी, तो इस बिजनेस ट्रस्ट ने वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो डेवलप करना था उसके लिए उन्होंने एसपीबी का ही सहारा लिया, उनको फंडिंग की, लेकिन एज लोन, मतलब लोन के तौर पर जो पैसा है वो डाला। ठीक है, लोन के तौर पर जो पैसा है वो डाला, ओके। और उन्होंने फ्रेंड्स वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माय डियर फ्रेंड्स लाइक वेयर हाउस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया, ठीक है, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस एसपीबी में ही डेवलप कराया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अगर बिजनेस ट्रस्ट ने एज अ लोन अगर एसपीबी में पैसा डाला है, तो उस लोन पर एसपीबी से बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट इनकम हुआ करेगी, पक्की बात है ना। तो हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम में एक इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी की इनकम एग्जिस्ट कर रही हो। तो लॉ मेकर्स ने सेम, मतलब जैसे डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी एग्जेम्प्ट किया था, वैसे ही इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी भी एग्जेम्प्ट सेम सेक्शन 1023 एफसी में बना दिया। और जब ये इंटरेस्ट एसपीबी से जो बिजनेस ट्रस्ट को मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में एग्जेम्प्ट है, तो इस पर एसपीबी उनका टीडीएस काटे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो लॉ मेकर्स ने, हम डिस्कस करेंगे टीडीएस चैप्टर में सेक्शन 193 एंड 194। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है और 194 में अदर इंटरेस्ट का टीडीएस है। तो अगर एसपीबी ने आपको लाइक डिवेंचर अपने इशू कर दिए थे आपके डेट फंड के अगेंस्ट में, तो उन डिवेंचर्स पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर सेक्शन 193 में आपका टीडीएस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला वो एसपीबी के द्वारा आपका नहीं काटा जाएगा। क्यों काटा जाए जब आपके एंड्स में एग्जेम्प्ट है? आपने प्योरली लोन के थ्रू एसपीबी को पैसा दिया था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो एसपीबी आपको दे रही है, तो वो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, तो उस पर सेक्शन 194 ए में जो टीडीएस अदरवाइज बन सकता था वो नहीं काटा जाएगा। तो सेक्शन 194 ए जो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के टीडीएस की बात करता है, और सेक्शन 193 जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर टीडीएस की बात करता है, दोनों ही सेक्शंस में लॉ मेकर्स ने जो एक्सेप्शन है वो मेंटेन किया। एक लाइन में कंक्लूड करते हैं कि एसपीबी जो इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट को देंगी उस पर वो बिजनेस ट्रस्ट का टीडीएस नहीं काटेंगी, बात खत्म। अब ये जो बिजनेस ट्रस्ट हैं, हो सकता है कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो, ठीक है, पॉसिबल है। हां, अब हम केस बनाएंगे स्पेसिफिक कि सपोज हमारे एसएससी रीट हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ओके। तो अब अच्छा पहले तो ये चीज देख लीजिए जरा। तो फ्रेंड्स यहां जो ये इंटरेस्ट इनकम एसपीबी से हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट, कोई बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में एग्जेम्प्ट है,
1023 एफसी में, और एसपीबी इस इंटरेस्ट इनकम पर उनका कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके राइट फ्रेंड्स, जो आपने अभी चीजें देखी थी वही आपको यहां पर ये देखने को अब मिल रही हैं। आइए, मैं बात कर रहा था कि हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट अब हमने स्पेसिफिक बना लिया, कौन है? रीट। ओके, और उन्हें अपने द्वारा ओन्ड प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है। ओके, तो इस रेंटल इनकम के लिए लॉ मेकर्स ने 1023 एफसी से थोड़ा आगे बढ़कर, मतलब सेक्शन 1023 एफसीए में उनके लिए एग्जेम्पशन अरेंज किए। तो हां, बिजनेस ट्रस्ट के लिए अगर वो रीट है तो इस इनकम को लेकर भी मजे हो गए कि रीट की रेंटल इनकम 1023 एफसीए में एग्जेम्प्ट होगी। अब टीडीएस चैप्टर में आप देखोगे नॉर्मली रेंट पर टीडीएस के प्रोविजन 194 आई में देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन जब जो भी टेनेंट होगा रीट की प्रॉपर्टी में जो भी टेनेंट होगा, उस पेयर को पता है कि मैं जो रेंट रीट को देने जा रहा हूं वो रीट के एंड्स में एग्जेम्प्ट है, तो वो रीट का टीडीएस काटे उस रेंटल पेमेंट पर, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो लॉ मेकर्स ने 194 आई में एक्सेप्शन दिया और रीट के टेनेंट पेयर को कहा कि आपके द्वारा ये रीट को जो पे की जाने वाली रेंटल इनकम है उस पर उनका कोई टीडीएस आपके द्वारा नहीं काटा जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप सुनिए, सपोज हमारे इस एसएससी बिजनेस ट्रस्ट ने कोई एसटीटी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कमाई है। जैसे उनके पास रिलायंस के शेयर्स थे, मान लिया मैंने। अब हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट कोई भी हो सकते हैं, रीट हो सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकते हैं, केवल यहां पर स्पेसिफिक केस था रीट का केवल। ओके, अब हमारे बिजनेस ट्रस्ट कोई भी हो सकते हैं, उनके पास में रिलायंस के शेयर्स थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो बेचे, एसटीटी पे किया और उस ट्रांजैक्शन से उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। तो फ्रेंड्स, मैं कैपिटल गेन्स चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि उसके लिए लॉ मेकर्स ने 111A में टैक्सेशन के स्पेशल प्रोविजन दिए हैं, तो टैक्स 111A के हिसाब से निकाला जाएगा, या उन्हें रिलायंस के उन शेयर्स को ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ। ओके, तो एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 112A में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। अच्छा, नहीं सर, एसटीडी के लिए चार्जेबल ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाला वो एलटीसीजी नहीं है, नॉर्मल एलटीसीजी है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट 112 में गिवन है। तो लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं कि वो कैपिटल गेन जिनके लिए स्पेशल टैक्स रेट लॉ में दिए गए हैं उनका टैक्सेशन आप उन्हीं रेट्स से निकालना, उनका टैक्सेशन आप मतलब जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम में ऐसी इंक्लूडेड है जिसके लिए स्पेशल टैक्स रेट गिवन है, तो वो टैक्स आप उन्हीं स्पेशल रेट से निकालना। लेकिन जो हमारे एसएससी बिजनेस ट्रस्ट की बैलेंस टोटल इनकम होगी, जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अगर रेंटल इनकम होती तो वो तो यहां नहीं आ पा रही थी ना, वो तो यहां पर थर्ड ब्रांच में फॉल नहीं कर पा रही थी ना फ्रेंड्स। हां, तो उस तरह का केस रेजिडुअल कैटेगरी में यहां आएगा। या अगर सपोज कोई प्लॉट बेचकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आया तो 111A में तो एसटीटी वाले एसटीसीजी आते हैं, तो वो केस यहां नहीं आ पा रहा। तो मतलब जो भी इस तरह के रेजिडुअल इनकम होंगी उन पर एमएमआर से टैक्स लगाया जाएगा। और ये तो आपको याद है ना फ्रेंड्स, एमएमआर मतलब क्या फ्रेंड्स? 39%। हाँ, जहां पर सेक्शन 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट ऑफ नहीं किया गया, और अगर कर लिया तो वहां सरचार्ज 37% इफेक्ट में लिया जाता है, तो 42.744%। तो एज द केस में भी, जैसे अगर बिजनेस ट्रस्ट सपोज एज एन एओपी रजिस्टर्ड है, एओपी जिस पर 115 बीएससी की एप्लीकेबिलिटी बनती है, अगर उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट ऑफ नहीं किया तो वहां मैक्सिमम सरचार्ज 25% होगा, राइट ना फ्रेंड्स। और उस केस में जो एमएमआर है वो याद कीजिए फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था 39% निकल कर आएगा। मैं दिखा देता हूं वो वाली चीज, ये देखिए यहां एमएमआर को लेकर लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हम सारा ये करके आए हैं कि अगर जैसे अगर सपोज जो
बिजनेस ट्रस्ट है वो एज एन एओपी सपोज रजिस्टर्ड है, तो अगर उन्होंने 115 बीएससी से शिफ्ट आउट नहीं किया है तो फिर उस केस में जो सरचार्ज है वो 25% मैक्सिमम है 115 बीएससी में, तो एमएमआर 39% निकल कर आया था। और अगर ऑप्ट कर लिया है तो फिर सरचार्ज 37% तक इंडिविजुअल पर जा सकता है, तो हमें मैक्सिमम सरचार्ज लेना होता है एमएमआर के लिए, तो 42.744% रेट निकल कर आया था। तब क्या होगा जब वो बिजनेस ट्रस्ट एज कंपनी रजिस्टर्ड हो, एनी अदर पर्सन में केस आ गया, फिर एनी अदर पर्सन में केस आ गया माय डियर फ्रेंड्स, और उस केस में जो एमएमआर है वो बाय डिफॉल्ट 42.744% होगा। तो अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट कंपनी के तौर पर अगर रजिस्टर्ड है मान लिया मैंने, तो उस केस में तो फिर सोचना ही नहीं है, एमएमआर 42.744% हमें देखने को मिलेगा। तो एज द केस में भी जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से एमएमआर हम कंसीडर करें। ये सेक्शन 115 यूए में लॉ मेकर्स ने बेयर एक्ट में मैसेज हमें पास ऑन कर रखा है। बिजनेस ट्रस्ट के लिए रिटर्न की जो फाइलिंग है वो मैंडेटरी है। हम असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में सेक्शन 139 जब डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां सबसेक्शन 4E में आपको बिजनेस ट्रस्ट के लिए रिटर्न की जो फर्निशिंग है वो मैंडेटरी नजर आएगी। तो ये मैंने सेकंड स्टेज पर जहां बिजनेस ट्रस्ट के लिए मुझे टैक्स इंप्लीकेशन प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन की बात करनी थी वो मैंने आपके साथ यहां पर केवल और केवल अभी की। और मूवी में रजनीकांत की एंट्री तो अब होगी, इनफैक्ट थर्ड स्टेज पर जो हमारे एसएससी बन रहे हैं कौन, तो यूनिट होल्डर। सुनिए जरा, मुझे अब आपके साथ में डियर फ्रेंड्स जो अब हमारे एसएससी बनेंगे वो बनेंगे कौन, यूनिट होल्डर। यस, मतलब बिजनेस ट्रस्ट पब्लिक में यूनिट्स अलॉट करते हैं, यूनिट से इशू करते हैं जिनकी लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं है। वो लिस्टेड जनरली आपको देखने को मिलेंगी लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जब कॉन्सेप्ट आया था तब मैंडेटरी रखी गई थी, बाद में रिलैक्स कर दिया गया। सुनिए फ्रेंड्स, देखिए यहां पर बिजनेस ट्रस्ट जब अपने यूनिट होल्डर्स को अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी तो उस केस में क्या होगा, उस सिचुएशन में यूनिट होल्डर्स के लिए उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। सुनिए, सबसे पहले एक बेस आपको ब्रीफली डेवलप कराना चाहता हूं इस रिलेशन में। हम मानते हैं कि जो हमारे केस में XYZ बिजनेस ट्रस्ट है कोई, और उन XYZ बिजनेस ट्रस्ट के फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि जो मिस्टर एक्स कोई पर्सन है वो यूनिट होल्डर बने हुए हैं, ओके। और इस बिजनेस ट्रस्ट ने फॉर एग्जांपल हम यहां पर केस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल रीट का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, ओके। उन्होंने सपोज इस मिस्टर एक्स यूनिट होल्डर को मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज की जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। 50,000 रुपीज की फ्रेंड्स जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, मैंने मान लिया। तो पहला इश्यू ये अराइज होता है कि इस यूनिट होल्डर मिस्टर एक्स के लिए 50,000 रुपीज की इनकम का नेचर क्या होगा। ये अमाउंट उनके लिए क्या कैपिटल गेन माना जाए, पीजीबीपी माना जाए, अदर सोर्सेज क्या माना जाए, है ना। तो लॉ मेकर्स ने लॉ में ये लिख कर दिया सेक्शन 115 यूए में फ्रेंड्स क्या कि वही सेम प्रपोर्शन और नेचर यूनिट होल्डर के लिए रिसीट का कहलाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम का बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में रहा होगा। मतलब क्या, सुनिए जरा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रीट का। अब रीट की जो टोटल इनकम थी, रीट की जो टोटल इनकम थी मैंने मान लिया कि उसमें सपोज उसमें मान लेते हैं फ्रेंड्स हम डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी था 30%, ओके। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी कंपोनेंट था 20%, ओके। रेंटल इनकम उन्हें हुई थी सपोज 40% और कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज उन्हें हुआ है 10%, मैंने मान लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर इस तरह का केस लेकर चल रहे हैं। तो अब मिस्टर एक्स जो यूनिट होल्डर है ना, जिनको 50,000 रुपीज का वो अमाउंट मिला है, उनके लिए भी सेम, उनके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स इस 50,000 में 30% उनके लिए डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी की इनकम कहलाएगी। उनके लिए सेम 20% इंटरेस्ट कंपोनेंट ट्रीट किया जाएगा। उनके लिए
40% रेंटल इनकम ट्रीट की जाएगी और 10% कैपिटल गेन के नेचर की इनकम ट्रीट की जाएगी। अब आपको आइडिया लग गया होगा ये बात मैंने जो बोली थी क्या, कि हां यूनिट होल्डर के लिए जो रिसीट उन्हें हुई है उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल वही सेम रहेगा जो बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम का बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में रहा होगा। अब इशू यह राइज होता है कि सर हम इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, यूनिट होल्डर के हैंड्स में इसका टैक्स ट्रीटमेंट भला क्या होगा। सुनिए जरा, जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट इन्हें पास ऑन हुआ 50,000 का 20% 10,000, वो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट जो इन्हें मिला, यस फ्रेंड्स, इंटरेस्ट फ्रॉम एस, देखिए अब हम टैक्स इंप्लीकेशन से कंसर्न है, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला प्रोपोर्शनेट शेयर जो इनके पास आ रहा है एक्चुअली वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल किया जाएगा। लॉ मेकर्स ने पहले तो उसकी टैक्सेबिलिटी यूनिट होल्डर के हैंड्स में कंफर्म कर दी। सर किस रेट से, अगर ये मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर हो तो उनके लिए केवल रेट 5% रखा गया। यस, मैं फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में पहला ही सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेक्शन 115A, जहां पर 5% का रेट हमें प्रोवाइड किया गया। और अगर हमारी यूनिट होल्डर अससी रेजिडेंट हो तो नॉर्मल टैक्स रेट, जैसे इंडिविजुअल तो स्लैब रेट, अगर ये रेजिडेंट यूनिट होल्डर फर्म होती तो 30% है ना, डोमेस्टिक कंपनी होती है तो 30% बाय डिफॉल्ट जो रेट आता है नॉर्मली। ओके, अब यहां हमें पता है कि जब इस इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाले कंपोनेंट पर यूनिट होल्डर को टैक्स लग रहा है तो उतने अमाउंट पर अगर बिजनेस ट्रस्ट उनका टीडीएस काट लें तो इसमें कोई बुराई है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है। सर्टेनली लॉ मेकर्स ने ऑब्लाइज किया बिजनेस ट्रस्ट को किसके लिए, कि आप जो ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट है इस पर टीडीएस काटेंगे। सर किस रेट से? तो अगर नॉन रेजिडेंट अगर पेई है, अगर यूनिट होल्डर अगर नॉन रेजिडेंट है तो हमें पता है उनको टैक्स 5% लगना है तो उनका टीडीएस भी 5% से कटेगा। अगर वो यूनिट होल्डर रेजिडेंट है तो उनके लिए तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगना है, तो टीडीएस का रेट तो एक स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। तो लॉ मेकर्स ने 10% बना दिया। सेक्शन 194 एलबीए में इस तरह का जो मैसेज है वो टीडीएस रेट को लेकर लॉ मेकर्स ने यहां पास ऑन किया। ओके, अच्छा, अब जो रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला कंपोनेंट आ रहा है इस यूनिट होल्डर के पास में 50,000 का 40% दैट इज 20,000 रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, हां वो रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला कंपोनेंट भी यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल किया जाएगा, लेकिन एट नॉर्मल रेट एज अदरवाइज एप्लीकेबल टू हिम। मतलब उस यूनिट होल्डर के लिए जो भी एप्लीकेबल रेट है। अब यूनिट होल्डर चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, हाँ वेदर यूनिट होल्डर इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब अगर यूनिट होल्डर फॉरेन कंपनी है तो उनका जो रेंटल इनकम वाला कंपोनेंट होगा जो उन्हें एज एन यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट से पास ऑन हो रहा है उस पर 35% टैक्स लगेगा। मतलब क्या कि यूनिट होल्डर कोई भी जो है नॉर्मल रेट से उनको उस रेंटल इनकम ऑफ रीट वाले कंपोनेंट पर टैक्स किया जाएगा। तो जब हमें पता है कि इस रेंटल इनकम ऑफ रीट वाले कंपोनेंट पर अगर यूनिट होल्डर को टैक्स होना है तो उनका टीडीएस काटा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हां, तो लॉ मेकर्स ने बिजनेस ट्रस्ट को ऑब्लाइज कर दिया है, रीट को ऑब्लाइज कर दिया है कि आप इस रेंटल इनकम ऑफ रीट के पास ऑन कंपोनेंट पर पेई यूनिट होल्डर का टीडीएस भी काटेंगे। सर किस रेट से? तो अगर पेई रेजिडेंट है तो जैसे आपने अभी इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी के केस में देखा था 10%, वही सेम रेंटल इनकम ऑफ रीट वाले केस में भी लॉ मेकर्स ने बना दिया। लेकिन अगर पेई नॉन रेजिडेंट है तो उनके लिए हम फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में एक सेक्शन 195 डिस्कस करेंगे। वहां पर जो इन्फोर्स रेट है, जो फॉरेन कंपनी के केस में 35%, अदर एनआर के केस में 30%, सब्जेक्ट टू सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल, वही इन्फोर्स रेट, वही नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस 195 का एनआर को किए जाने वाले पेमेंट पर उसी से टीडीएस यहां काटा जाए। 194 एलबीए में ऐसा मैसेज लॉ मेकर्स ने हमें पास ऑन किया। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने क्या क्लेवरनेस शो की है। उन्होंने जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी और रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला जो कंपोनेंट है ना, इनके रिस्पेक्ट में
बिजनेस ट्रस्ट को तो एग्जेम्पशन दे दी, लेकिन इन दो इनकम्स के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि लॉ मेकर्स पास थ्रू ट्रीटमेंट ले आए हैं कि जब ये इनकम बिजनेस ट्रस्ट से रीट से आगे पास ऑन होंगी यूनिट होल्डर को, तो टैक्सेशन भी पास ऑन हो जाएगा, वे यूनिट होल्डर टैक्सेशन भुगतेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी यहां पर। और अब सुनिए फ्रेंड्स, तब क्या होगा कि जब बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे रीट ने यूनिट होल्डर को 50,000 की इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, तो उसमें जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट है लाइक 30%, 50,000 का 30% 15,000, उस 15,000 रुपीज वाले पार्ट का क्या होगा। हाँ, सुनिए तो फ्रेंड्स, यहां पर एक सीक्वेंस में चीजें आपने पहले देखनी है, मैं कुछ चीजें कलेक्टिवली यहां पर प्रेजेंट करता हूं। सुनिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिन्होंने पहले डिविडेंड बांटा बिजनेस ट्रस्ट को आया, है ना। राइट माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज इंडियन कंपनी, ये तो आपको पता ही है, दैट इज इंडियन कंपनी, राइट। हाँ, जिसका कंट्रोल बिजनेस ट्रस्ट के पास होगा। तो बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीबी ने सबसे पहले जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, बिजनेस ट्रस्ट के पास आया, है ना। अच्छा, तो अब ये जो डिविडेंड का अमाउंट बिजनेस ट्रस्ट को एसपीबी से मिला, ये बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में तो एग्जेम्प्ट, आपको पता है एग्जेम्प्ट है ये तो, अंडर सेक्शन 1023 FC, अभी डिस्कस किया था चार्ट में। अब बिजनेस ट्रस्ट ने आगे यूनिट होल्डर्स को ये अमाउंट पास ऑन कर दिया। बिजनेस ट्रस्ट ने, माय डियर फ्रेंड्स, मैं मान रहा हूं कि आगे यूनिट होल्डर्स में सच डिविडेंड, उस डिविडेंड को उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिट होल्डर्स में। ओके, तो हमें तो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेशन क्या होगा, यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में माय डियर फ्रेंड्स उस रिसिप्ट की, उस डिविडेंड रिसिप्ट की टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। तो अगर एसपीबी, इफ एसपीबी, अगर एसपीबी जो इंडियन कंपनी, अगर उन्होंने 115BAA अगर ऑप्ट कर लिया है, मतलब वो अपनी नॉर्मल टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो अगर नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का जो रेट 30% है उससे नहीं, बल्कि कंसेशनल रेट केवल 22% से, वो 115BAA वाले रेट से केवल वो पे कर रही हैं, तो ऐसे केस में यूनिट होल्डर अपने इस डिविडेंड की रिसीप्ट पर टैक्स के लिए लायबल बनेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट यह आएगा कि फॉर यूनिट होल्डर वो जो डिविडेंड उन्हें रिसीव हुआ था, सच डिविडेंड जो उन्हें अपने बिजनेस ट्रस्ट से मिला था, सच डिविडेंड वो टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि एसपीबी ने 100 रुपीज की इनकम सपोज कमाई, उस 100 रुपीज पर भी गवर्नमेंट को नॉर्मल टैक्स 30% नहीं मिला, बल्कि उस पर भी कटिंग कर ली, उस एसपीबी ने 115BAA एंजॉय कर लिया, और उस 100 रुपीज पर भी गवर्नमेंट को कम टैक्स मिला, और उसमें से 50 रुपीज का सपोज इस एसपीबी ने डिविडेंड बांट दिया। बिजनेस ट्रस्ट को उस 50 रुपीज पर हमने टैक्स नहीं किया, वो 50 रुपीज बिजनेस ट्रस्ट ने आगे यूनिट होल्डर को भेज दिया, तो अब यूनिट होल्डर भुगतेंगे, यूनिट होल्डर उस 50 रुपीज के डिविडेंड पर इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेंगे, क्योंकि डिविडेंड का ओरिजिन एसपीबी से है और एसपीबी ने अपनी कमाई गई इनकम से डिविडेंड बांटा है, और उस कमाई गई इनकम पर भी नॉर्मल टैक्स तक नहीं दिया है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर एसपीबी ने अगर 115BAA ऑप्ट नहीं किया है, तो कम से कम नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल रेट से टैक्स मिल गया है ना। अगर 115BAA ऑप्ट नहीं किया है, तो मतलब नॉर्मल इनकम पर एसपीबी ने नॉर्मल रेट से टैक्स दे दिया है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि अब इसका रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा कि अब इस केस में जो यूनिट होल्डर्स हैं वो मौज करें, उनके लिए डिविडेंड की जो रिसीट है वो एग्जेम्प्ट बन जाएगी, टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं कहलाएगी। सेक्शन 1034D बड़े काम का सेक्शन है यूनिट होल्डर्स के लिए, हाँ, उसका शेल्टर वो ले सकेंगे। मतलब क्या है कि नॉर्मली जो रेजिडुअल इनकम्स होती हैं,
नॉर्मली माय डियर फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी के कंपोनेंट को छोड़ दीजिए। जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होता है, जो बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को रिसीव होता हुआ में नजर आता है, वो यूनिट होल्डर्स के हिंट्स में एग्जेम्प्टेड कहलाता है। एक मिनट, सेक्शन 1023 एफडी, यस यस, सेक्शन 1023 एफडी, हाँ, तो सेक्शन 1023 एफडी जिंदाबाद। इस केस में वो सेक्शन 1023 एफडी में आप इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी और डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी के पोर्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल हो नहीं है। तो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट जो बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू यूनिट होल्डर के पास आया, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी का कंपोनेंट जो बिजनेस ट्रस्ट के थ्रू यूनिट होल्डर के पास आया, एक मिनट, जो आप इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट है और जो रेंटल इनकम ऑफ रीट वाला कंपोनेंट है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल होने ही होने हैं, पास थ्रू ट्रीटमेंट है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इसके बाद में जो बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बिजनेस ट्रस्ट के से जो यूनिट होल्डर को आ रही है, वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में माय डियर फ्रेंड्स 1023 एफडी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है वो ये देखिए जरा, वो ये रहा, प्लीज देखिए कि अगर डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी का जो कंपोनेंट यूनिट होल्डर को रिसीव हो रहा है, डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी का जो कंपोनेंट यूनिट होल्डर के पास आ रहा है और एसपीबी ने 115BAA ऑप्ट कर रखा है, अगर ऐसा है तो उस केस में केवल ये डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी का जो कंपोनेंट बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को रिसीव हो रहा है वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा एट नॉर्मल रेट दैट इज एज एप्लीकेबल टू हिम वेदर यूनिट होल्डर इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो यूनिट होल्डर जो भी होगा उसके हिसाब से रेट लग जाएगा और वो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट भी यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल बनेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा केवल तब जब एसपीबी ने 115BAA ऑप्ट किया हो, राइट चलो किया है तो अब हमें पता है कि जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट भी यूनिट होल्डर को टैक्सेबल होना है तो उस पर टीडीएस कट जाए तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो हां, इस केस में बिजनेस ट्रस्ट को लॉ मेकर्स ने ऑब्लाइज किया कि आप चाहे पेई यूनिट होल्डर आपका रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, हां इररेस्पेक्टिव है, आप इस केस में जहां डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी का कंपोनेंट टैक्सेबल बन रहा है, इस केस में आप उनका 10% की रेट से जो टीडीएस है वो डिडक्ट कीजिए। इस केस में 10% की रेट से जो टीडीएस है वो उनका काटिए। और ये बात भी माय डियर फ्रेंड्स कहां गिवन है, तो सेक्शन 194 एलबीए में ही। ये बात भी फ्रेंड जो टीडीएस को लेकर अभी आपने अर्लियर ओकेजन पर ये जो देखे ना सेक्शन 194 एलबीए, उसी सेक्शन 194 एलबीए में ये डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी वाले कंपोनेंट की भी माय डियर फ्रेंड्स कवरेज है। ओके, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे सिचुएशन क्या दी गई है। अगर एसपीबी ने 115BAA अगर ऑप्ट किया है तो उस केस में यूनिट होल्डर भुगतेंगे, उन्हें बिजनेस ट्रस्ट से जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट आएगा टैक्सेबल किया जाएगा, उस केस में उनका टीडीएस भी काटा जाएगा। जहां पर एसपीबी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है वह यूनिट होल्डर मौज करें, उनके लिए वो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाली रिसीट एग्जेम्प्टेड कहलाएगी, टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बन पाएगी। 1023 एफडी जिंदाबाद, बात खत्म। ठीक है, तो मेन तो माय डियर फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट था वो यूनिट होल्डर के लेवल पर था, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने रजनीकांत की बात की थी। ओके, तो यस, हां अब मैं कह सकता हूं कि फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट्स जो मुझे सेपरेटली आपके साथ में डिस्कस करनी है, यस उनकी बात तो मैं भी आपके साथ आगे करूंगा, लेकिन जो एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा रेलिवेंट एरिया था वो मैंने डायग्राम के थ्रू आपके साथ यहां डिस्कस कर लिया। ओके, तो बिजनेस ट्रस्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, वहां पर ये एंड बॉडीज आती हैं। हमने सबसे पहले स्पॉन्सर के लेवल पर सारा टैक्स ट्रीटमेंट यहां डिस्कस कर लिया, राइट ना। आप देखिए फ्रेंड्स यहां मैंने आपके सामने बिजनेस ट्रस्ट के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी ये सेक्शंस थे वो सारे आपको ब्लू में यहां पर हाईलाइट कर रखे हैं, आप देखिए फ्रेंड्स, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे जो सेक्शंस हैं वो हमने बिजनेस ट्रस्ट के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहां पर कवर कर लिए हैं। ओके,
अच्छा चलिए, तो मैंने आपके साथ में स्पॉन्सर के बाद में सेकंड लेवल पर बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो यहां पर आपके साथ डिस्कस किया। थर्ड लेवल पर मैंने यूनिट होल्डर के लेवल पर उनको जो रिसीट मिलती है उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन क्या होगा, उसका टैक्स इंप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उनका कब टीडीएस किस रेट से पेयर के द्वारा काटा जाएगा, वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर आ गई। अब मैं आपको लेकर आता हूं जो फाइनेंस एक्ट 2023 से लॉ मेकर्स ने एक डबल या डुअल नॉन टैक्सेशन को प्लग करने के लिए जो अमेंडमेंट लॉ में इनकॉर्पोरेट की, मैं उस अमेंडमेंट में अब आपको लेकर बढ़ रहा हूं। सुनिएगा जरा फ्रेंड्स, होता क्या था कि एक बिजनेस ट्रस्ट को कोई सपोज ऐसी रिसीट हुई जिस पर उनका टैक्स नहीं लगना। मैं आपको पहले रिफ्रेश करा दूं कि इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी, रेंटल इनकम ऑफ रीट, ये बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स नहीं होती, लेकिन हम यूनिट होल्डर को पकड़ लेते हैं। डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी भी हम यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल बनाए, चांस बनता है। और जो बैलेंस टोटल इनकम है उनको हम बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर ही एमएमआर से उनको टैक्स कर देते हैं। अगर कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन वाले टैक्स रेट लगा दिए जाते हैं। लेकिन सर तब क्या होगा जब बिजनेस ट्रस्ट को ऐसी कोई रिसीट हुई हो जो उनकी टोटल इनकम का पार्ट बननी ही ना हो, अगर उन्हें कोई कैपिटल रिसीट हुई है तो आपको पता है ना, मैंने अर्लियर ओकेजन्स पर भी कहा है, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जनरली रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल होती हैं, कैपिटल रिसीट्स नहीं। इसीलिए इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन वो कैपिटल नेचर की रिसीट जो बिजनेस ट्रस्ट को हुई थी वो उनके एंड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाई। अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करते हैं, वो अपने यूनिट होल्डर्स को उनसे अपनी यूनिट्स का एक तरह से वो रिडेम्पशन करने की बात करते हैं। और रिडेम्पशन पर उन्होंने ओरिजिनल यूनिट्स के लिए लिया था यूनिट होल्डर से 1 लाख, और उसमें कैपिटल रिसीट थी उनकी 40,000 की, वो ऐड करके उनको रिडेम्पशन पर वापस कर दिया 1,40,000। तो यूनिट होल्डर को पता है कि बिजनेस ट्रस्ट से जो मिलता है केवल हमें 2 चीजों की हेडेक है, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी और रेंटल इनकम ऑफ रीट, और एट मैक्स हेडेक हो सकती है डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी वाली। बाकी जो भी सरप्लस आएगा 1023 एफडी जिंदाबाद, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये रिसीट जो ओरिजिनली बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर हुई थी, जो बिजनेस ट्रस्ट को भी टैक्स नहीं हो पाई क्योंकि वो कैपिटल रिसीट के नेचर की थी, और वो बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को आगे पास ऑन की, कोई रीपेमेंट ऑफ डेट का नाम यूज कर लिया, या ऑन रिडेम्पशन ऑफ इट्स यूनिट्स उन्होंने वो सरप्लस अमाउंट इन एडिशन टू एक्चुअल कॉस्ट उनको आगे पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो यूनिट होल्डर भी 1023D का शेल्टर लेकर एग्जेम्प्ट करा गए। तो डुअल नॉन टैक्सेशन, मतलब ना बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्सेशन हुआ ना यूनिट होल्डर के लेवल पर टैक्सेशन हुआ। तो इस प्रैक्टिस को कर्टेल करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने इस बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में कुछ नई इंसर्शंस की। सबसे पहले उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 56, उसमें यह लिख दिया क्या कि कोई भी ऐसा अमाउंट, इजी फॉर्म में रखता हूं कि कोई स्पेसिफाइड सम जो बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रिसीव होगा, वो उनके लिए अदर सोर्सेज एडमिट टैक्स के लिए चार्जेबल किया जाएगा। सर ये स्पेसिफाइड सम क्या बला है? तो सुनिए ध्यान से, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी, दूसरा रेंटल इनकम ऑफ रीट, इनको हटाइए क्योंकि इन पर यूनिट होल्डर टैक्स पे करने के लिए ऑलरेडी लायबल बन रहे हैं। इसके अलावा आप बिजनेस ट्रस्ट को जो टैक्सेबल करते हो वो भी हटा दीजिए, जिस पर बिजनेस ट्रस्ट खुद टैक्स दे रहे हैं, लाइक कैपिटल गेन का अमाउंट है ना, और जो बैलेंस टोटल इनकम, मतलब जो उनकी टोटल इनकम का पार्ट बन रही है, कैपिटल रिसीट नहीं बन रही होंगी, है ना, कोई ऐसी रिसीट जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन रही है उसको छोड़ो। लेकिन जिस पर बिजनेस ट्रस्ट टैक्स पे करते हैं, लाइक कैपिटल गेन हो गया, या उनकी टोटल इनकम जिस पर उन्होंने एमएमआर से टैक्स दिया, उसको भी यहां से हटा दीजिए। मतलब जिस अमाउंट पर बिजनेस ट्रस्ट खुद टैक्स पे कर रहे हैं, या जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर एग्जेम्प्ट है लेकिन यूनिट होल्डर टैक्स भर रहे हैं,
लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वगैरह, इनको हटा दीजिए। इसके अलावा जो सम है उसकी बात कीजिए, राइट, उसकी बात कीजिए। लाइक बिजनेस ट्रस्ट ने अपने यूनिट्स के रिडेम्पशन पर राम को 1,60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो पास ऑन किया है। राम से लिया था ओरिजिनली यूनिट्स के इश्योरेंस के टाइम पर 1 लाख, लेकिन 60,000 की कैपिटल रिसीट आई थी बिजनेस ट्रस्ट को, जो ने राम यूनिट होल्डर को पास ऑन करनी थी। तो यूनिट्स का रिडेम्पशन दिखा दिया और उन्हें रिडेम्पशन पर 160 पास ऑन कर दिया। तो राम को अब इस केस में जो 1,60,000 रुपीज का अमाउंट मिल रहा है, इस 1,60,000 में से राम 1 लाख यूनिट के लिए जो उन्होंने परचेज प्राइस पे किया था वो घटा ले, 60,000 जो सरप्लस है वो टैक्स करा ले, वो अदर सोर्सेज हेड में हम उनको टैक्स करेंगे। ठीक है, तो आइडिया क्या है लॉ मेकर्स का कि जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स नहीं हो पाता, जिसको यूनिट होल्डर के हैंड्स में भी अदरवाइज टैक्सेबल नहीं नॉर्मली बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में बनाया जाता, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी और रेंटल इनकम ऑफ रीट और एटमैक्स डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी को छोड़ के बाकी कुछ भी बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में यूनिट होल्डर को टैक्सेबल नहीं बनाया जाता। तो जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी टैक्स नहीं हो पाया, यूनिट होल्डर के लिए भी टैक्स नहीं हो पाता, ऐसा स्पेसिफाइड सम हम यूनिट होल्डर के हैंड्स में और टैक्सेबल बनाना चाहेंगे। इसके लिए लॉ मेकर्स अदर सोर्सेज चैप्टर में माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 56 जो उसका चार्जिंग सेक्शन है उसमें एक नई इंसर्शन लेकर आए। अब देखिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 10, एनी स्पेसिफाइड सम वही 1,60,000 जो मिल रहा है यूनिट होल्डर को, 1 लाख जो उन्होंने यूनिट के लिए परचेज प्राइस पे किया था, वो 60,000 जो सरप्लस आ रहा है उस तरह का अमाउंट, वो कैपिटल रिसीट के नेचर का जो अमाउंट बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर था, जो रिडेम्पशन ऑन ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में यूनिट होल्डर को पास ऑन किया गया है ना, तो अब यूनिट होल्डर को टैक्स करने के लिए वो अमाउंट यहां आ जाएगा। Broadly speaking, any specified sum received by unit holder from a business trust during the previous year with respect to unit held by him at any time during the previous year would be chargeable to tax in the hands of unit holder under the head income from other sources। अच्छा सर, ये स्पेसिफाइड सम जो टर्म यूज हुई है ये क्या है? तो इसके लिए आप लें सबसे पहले ए, सबसे रेलिवेंट जो आइटम है। ए का मतलब आप किससे यहां पर लेकर चलेंगे, सुनिए, एनी सम रिसीव्ड बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट। बस इसमें से आप कुछ चीजें बाहर करेंगे, क्या? देखते जाइए जरा फ्रेंड्स। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसपीबी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स, रेंटल इनकम फ्रॉम रीट डायरेक्टली ओन्ड बाय इट and income chargeable to tax in the hands of business trust under section 115 UA subsection 2। एक लाइन में कंक्लूड करते हैं, वे इनकम जिन पर यूनिट होल्डर टैक्स पे कर रहे होंगे या वो इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही हैं, इनको छोड़ दो। तो जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अदरवाइज ही टैक्स मिल रहा है उनको छोड़ दो, जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अदरवाइज ही टैक्स मिल रहा है उनको हटा दिया। अब डिविडेंड को यहां पर स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा दिया कि चाहे यूनिट होल्डर को टैक्स हो रहा हो या ना हो रहा हो, चांस बनता है ना, अंडर फियर तो बेचारे यूनिट होल्डर रहेंगे ही ना। हाँ, तो इसको हटाओ, ठीक है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो इनकम यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल बन रही है या बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही है उनको हटाओ। हाँ, उसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को जो सम रिसीव हुआ, जैसे बिजनेस ट्रस्ट ने अपनी यूनिट्स का रिडेम्पशन किया और रिडेम्पशन पर यूनिट होल्डर को लाइक 1,60,000 का अमाउंट दे दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, 115 यूए का भी मतलब यहां दिया गया। 115 यूए सबसेक्शन 2 क्या प्रोवाइड करता है कि जो कैपिटल गेन के नेचर की इनकम है उस पर कैपिटल गेन के टैक्स रेट से और बाकी इनकम पर एमएमआर से जो टैक्स है वो बिजनेस ट्रस्ट को लगाया जाएगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम पर ही तो लगाया जाएगा। कैपिटल रिसीट की लाइक इनकम अगर बिजनेस ट्रस्ट को हुई तो कैसे टैक्स कर रहे होंगे? वो उन्होंने पास ऑन कर दी यूनिट होल्डर को, तो उस तरह का केस कि 60,000 की कैपिटल रिसीट के नेचर की इनकम जो हुई वो 1 लाख यूनिट होल्डर से ओरिजिनली जो लिया था उसमें प्लस करके रिडेम्पशन पर 160 के थ्रू पास ऑन कर दिया। तो आप इसमें से माइनस कीजिए क्या? बी मतलब अमाउंट एट विच सच अ यूनिट वाज इशूड बाय द बिजनेस ट्रस्ट, दैट इज यूनिट इशू प्राइस। सपोज 1 लाख रुपीज ओरिजिनली यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट को दिया भी था, रिडेम्पशन पर 160 आया, तो 60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड सम कहलाएगा।
हाँ, माइनस कराया जा रहा है सी को भी, हालांकि उसकी उतनी रेलिवेंसी है नहीं है, वो केवल डबल टैक्सेशन अमाउंट पर नहीं चाहते। तो अगर कोई अमाउंट इस सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 में किसी अर्लियर ईयर में अगर टैक्स हो रखा है, कि अगर बिजनेस ट्रस्ट ने सपोज अपनी 100% यूनिट्स जो थी उसमें से पार्टली यूनिट्स किसी अर्लियर ईयर में रिडीम की थी, उस रिडेम्पशन के टाइम पर जो सरप्लस अमाउंट यूनिट होल्डर को मिला था वो तब टैक्स कर दिया गया था, तो अब यहां पर उस तरह के अमाउंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेयर एक्ट जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एनी सम रिसीव्ड में एग्रीगेट अमाउंट, कि चाहे करेंट ईयर में या अर्लियर ईयर में जो भी यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से मिले होंगे, इनको छोड़कर, हाँ, वो यहां पर ए कहलाएंगे। ओके, बेयर एक्ट में आप इस तरह की चीजें देख पाएंगे। तो उसके लिए लॉ मेकर्स ने इस तरह की बात कही हुई है कि अगर अर्लियर प्रीवियस ईयर में अगर इस क्लॉज 12 में अगर कोई अमाउंट पहले टैक्स ऑलरेडी हो रखा है तो हम डबल टैक्सेशन भी नहीं चाहते, इतने भी हम क्रूर नहीं हैं। ओके, तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर सपोज पार्टली इनकम सपोज जो सम रिसीव हुआ है अर्लियर ईयर में, कुछ पार्टली रिसीव हुआ था जिस पर पहले ही टैक्स यहां हो रखा है, तो उस अमाउंट पर एसएससी को अगेन यहां टैक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर यहां पर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये जीरो ले लिया जाएगा। मतलब क्या, यूनिट होल्डर को टैक्स नहीं किया जाएगा। अब वो चाहे कि मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लूं तो ऐसी परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक दिक्कत है यहां, सुनिए दिक्कत क्या है कि आपने तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था सेक्शन 115 यूए कहता है क्या कि यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से जो मिलेगा उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन वही सेम कहलाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट के हिंट्स में उस रिसीट का रहा होगा। तो अगर वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए कैपिटल रिसीट थी तो यूनिट होल्डर के लिए भी कैपिटल रिसीट ही कहलानी चाहिए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। रेवेन्यू रिसीट्स टैक्सेबल होती हैं, कैपिटल रिसीट्स नहीं, तो मतलब यूनिट होल्डर के लिए भी वो रिसीट टैक्सेबल नहीं बनाई जानी चाहिए। तो लॉ मेकर्स ने ये प्ली यूनिट होल्डर ना ले ले इसका भी प्रिकॉशन लिया। उन्होंने उसी सेक्शन 115 यूए में एक नया सबसेक्शन 3A इंसर्ट किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसी सेक्शन 115 यूए में एक नया सबसेक्शन 3A इंसर्ट करके ये मैसेज पास ऑन कर दिया कि सुनो, आपको मतलब यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट से कोई सम जो ऐसा रिसीव हुआ जो 56 में हम टैक्स करने की बात कर रहे हैं, लाइक जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर कैपिटल रिसीट था जो आपको ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट या रीपेमेंट ऑफ डेट के थ्रू बिजनेस ट्रस्ट से जो पास ऑन हुआ, हाँ, क्योंकि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 में तो आपने इसी तरह के अमाउंट की बात अभी देख रखी है, राइट ना। तो वो सम इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर जो अदर सोर्सेज में टैक्स किए जाने की बात होती है, दैट वुड नॉट बी डीम्ड टू बी ऑफ सेम नेचर। वहां पर सेम नेचर वाला रूल नहीं लगेगा। तो कहीं आप इस तरह का प्ली ना लेने लग जाएं कि हमारे लिए तो इनकम का नेचर वही सेम कहलाएगा ना जो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में रहा होगा, तो बिजनेस ट्रस्ट क्लियर वो कैपिटल रिसीट, तो हमारे लिए भी कैपिटल रिसीट मानो, हमें भी टैक्सेबल मत बनाओ ना। वो सेम नेचर वाला जो रूल है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 की जो चार्जेबल सम है उस पर नहीं लगेगा। मतलब क्या कि जो रीपेमेंट ऑफ डेट या वो रिडेम्पशन ऑफ यूनिट वगैरह पर जो सरप्लस अमाउंट यूनिट होल्डर को मिल रहा है, जो ना बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर टैक्स हुआ था ना यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स हो पा रहा था 1023 एफडी की वजह से, ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ट्रस्ट के लेवल पर कैपिटल रिसीट का नेचर रखता था, ऐसा अमाउंट जो रिडेम्पशन के थ्रू यूनिट होल्डर के पास आ रहा है वो सेम नेचर नहीं रखेगा, उसको तो हम टैक्स करेंगे। ये इंटेंट यहां पर इस सबसेक्शन 3A से लॉ मेकर्स ने अपनी हमें यहां शो कर दी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड माय डियर फ्रेंड्स जो भी अमेंडमेंट्स लाई गई थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। देखिए मैंने बिजनेस ट्रस्ट को लेकर ब्रीफ बैकग्राउंड कमेंट्री आपके साथ शेयर की, जो टैक्स इंप्लीकेशंस था उसकी सारी बात की, अमेंडमेंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिकली कई सारे बिजनेस ट्रस्ट आप देखेंगे, हाँ फ्रेंड्स, कई सारे बिजनेस ट्रस्ट इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट वगैरह, इंडिया पावर ट्रस्ट वगैरह, एम्बेसी ऑफिस पार्क वगैरह, तो कई सारे इस तरह के प्रैक्टिकली आप बिजनेस ट्रस्ट भी माय डियर फ्रेंड्स देखेंगे। हालांकि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है टैक्स इंप्लीकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपको प्रैक्टिस सेशन में हेल्पफुल प्रूव भी होगा। और चलते चलते एक छोटा सा टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड्स की मैं आपके साथ बस और बात करूंगा। सुनिए जरा,
यस माय डियर फ्रेंड्स, हम अब इन्वेस्टमेंट फंड एंड उनके यूनिट होल्डर से रिलेटेड लॉ मेकर्स ने जो टैक्स इंप्लीकेशन हमें प्रोवाइड किया है, मैंने डायग्रामेटिक शेप में जो आपको दे रखा है, सबसे पहले काम करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड एंड उनके यूनिट होल्डर के टैक्स इंप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट फंड में आएगा कौन, किस तरह का केस होगा, प्रैक्टिकल व्यू के साथ मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन एग्जाम के लिए जो ज्यादा रेलिवेंट चीजें पहले उन पर फोकस रखिए। सुनिए, देखिए इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो अपनी टोटल इनकम का अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इस टोटल इनकम का भला क्या होगा। इस टोटल इनकम में जो बिजनेस इनकम वाला कंपोनेंट होगा, पीजीबीपी एड की जो इनकम होगी, वो तो इन्वेस्टमेंट फंड्स के हैंड्स में ही टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। उसके लिए यूनिट होल्डर मौज करें। सेक्शन 1023(f)(b) में लॉ मेकर्स ने वो इनकम यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट बना दी है। ओके, हाँ, लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड सेक्शन 115(u)(b) जो दिया, उसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट फंड्स को ही उस बिजनेस इनकम के रिस्पेक्ट में टैक्सेबल बना दिया। सर रेट क्या होगा? अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म की तरह अगर इनकॉर्पोरेटेड होगा तो कंपनी और फर्म का रेट लगाया जाएगा, सिंपल। और अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड कोई अदर एंटिटी है, लाइक ट्रस्ट वगैरह के फॉर्म में अगर वो फॉर्म्ड हुआ है, तो फिर एमएमआर, और एमएमआर तो आपको पता ही है, वही 39% या 42.744% एज द केस में भी। हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा हमने बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, बिल्कुल वही थीम यहां पर वर्क करेगी, तो एज द केस में भी। ठीक है, यस। अच्छा, तो लॉ मेकर्स ने 115(u)(b जो दो पार्ट्स में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमें इन्वेस्टमेंट फंड के एंगल से जो चीजें दी गई कि बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड्स के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी और किस रेट से वो आपने जान लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड्स की टोटल इनकम में जो अदर इनकम होंगी, यस माय डियर फ्रेंड्स, उनके लिए इन्वेस्टमेंट फंड मौज करें। इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए 1023(f)(b) में वो एग्जेम्प्ट बना दी गई है। अब जब वो अदर इनकम्स इन्वेस्टमेंट फंड्स के हैंड्स में एग्जेम्प्टेड ही हैं, तो उनके पेयर, हाँ, उन अदर इनकम पर उनका टीडीएस काट अच्छा लगेगा? देन आंसर इज नो। जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टीडीएस चैप्टर में एक सेक्शन 197A, उस 197A में एक सबसेक्शन 1F है, जहां पर सीजी के पास में एक पावर है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन इशू करके कोई ऐसा पेमेंट जो अदरवाइज टैक्स, कोई भी ऐसा पेमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस पर टीडीएस ना काटा जाए। तो सीजी ने एक नोटिफिकेशन इशू करके माय डियर फ्रेंड्स इस तरह की जो बात है वो एग्जिस्टेंस में ला रखी है, कंफर्म कर रखा है। ओके, तो एनी अदर इनकम में, जैसे मैंने मान लिया सपोज फ्रेंड्स कोई रेंटल इनकम है, तो रेंटल इनकम पर वो 240 से ज्यादा थी, तो पेयर कहता है मैं तो 194I में टीडीएस काटूंगा, क्योंकि 194I में टीडीएस के लिए लायबल है। लेकिन जब वो रिसीट रेसिपिएंट के एंड्स में आगे एग्जेम्प्टी होनी है, तो उस पर पेयर टीडीएस काटे, अच्छा नहीं लगेगा। तो सीजी ने जो 197A के सबसेक्शन 1F में जो उन्हें पावर मिली है नोटिफिकेशन इशू करने की, जिससे वो कोई पेमेंट टीडीएस से रिलैक्स कर सकती हैं, तो उस नोटिफिकेशन का ये रिजल्ट है। अब आपने अदर इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट फंड को तो क्लीन चिट दे दी, तो कौन भुगतेंगे? यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हैंड्स में वो अदर इनकम वाला कंपोनेंट टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट। हाँ, वो इनकम किस नेचर की है, अससी कौन है, उसके हिसाब से वो अदर इनकम हम उस यूनिट होल्डर को टैक्स कर देंगे। तो अदर इनकम वाले कंपोनेंट पर इन्वेस्टमेंट फंड उनका टीडीएस काटे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लॉ मेकर्स ने तो सेक्शन 194(l)(b) में जो टैक्स डिडक्शन का ऑब्लिगेशन है वो पेयर इन्वेस्टमेंट फंड पर अटैच कर रखा है। यस फ्रेंड्स, टीडीएस किस रेट से होगा? सुनिए, अगर पे यूनिट होल्डर रेजिडेंट है तो 10%, फॉरेन कंपनी है तो 35%, और अगर कोई अदर नॉन रेजिडेंट है तो 30%। एंड यहां सरचार्ज एंड सेस नॉर्मली वर्क करेगा। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी या किसी अदर नॉन रेजिडेंट को पे किए जाने वाले सम पर सरचार्ज एंड सेस की एप्लीकेबिलिटी टीडीएस के टाइम पर आती है, रेजिडेंट वाले केस में नहीं आती है। यह डिस्कशन बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में भी आपको काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब एक बात मैं आपको और यह बताना चाहूंगा कि
जो अदर इनकम्स के रेस्पेक्ट में आपने जो ये चीजें अभी देखी हैं, जैसे 115 यूबी में बिजनेस ट्रस्ट की, जैसे 115 यूबी में बिजनेस इनकम की टैक्सेबिलिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स के एंड्स में कंफर्म की गई, वैसे ही अदर इनकम की टैक्सेबिलिटी लॉ मेकर्स ने इसी सेक्शन 115 यूबी में यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में फिक्स कर दी है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक सी बात मुझे इसकी आपको और जो बतानी है उसके लिए एक एग्जांपल बनाता हूं, सुनिए जरा। 115 यूबी को लेकर एक पॉइंट में मुझे आपके नोटिस और नॉलेज में और लाना है, तो जरा केस देखेगा फ्रेंड्स। हम अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 का केस ले लेते हैं और इसमें हमें पता लगा कि इन्वेस्टमेंट फंड को, यस इन्वेस्टमेंट फंड को जो अदर इनकम हुई है, वो अदर इनकम मैंने मान लिया कि बिजनेस इनकम का यूनिट होल्डर के लेवल पर डिस्कशन करना कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम्प्ट होनी है, तो मैंने अदर इनकम जो यूनिट होल्डर के लिए रेलिवेंट है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहां पर मैं मान रहा हूं 100 लाख की हुई है। तो ये 100 लाख इन्वेस्टमेंट फंड्स के एंड्स में तो एग्जाम्प्ट है ना, इन्वेस्टमेंट फंड तो मौज करें। अब ये जो अदर इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट फंड को जो यूनिट होल्डर, ये जो अदर इनकम है 100 लाख की, इसमें से सपोज इस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली जो बिजनेस ट्रस्ट, जो इस इन्वेस्टमेंट फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यूनिट होल्डर को, वो इसका एक पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी रिमेनिंग पार्ट आगे हो जाएगा, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट जो किया है, सपोज इस 100 लाख में से वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट मैं मान लेता हूं 80 लाख है, 20 लाख अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, 80 लाख केवल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या लगता है आपको यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल जो अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज 80 लाख, केवल वो कहलाएगा? देन आंसर इज नो। लॉ मेकर्स ने 80 लाख जो यूनिट होल्डर को रिसीव हुआ वो प्लस 20 लाख ईयर एंड पर डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यूनिट होल्डर को डीम्ड टू बी क्रेडिटेड, डीम्ड टू बी क्रेडिटेड, या यूनिट होल्डर के एंगल से डीम्ड टू बी रिसीव्ड यहां पर ट्रीट कर लिया जाएगा। मतलब लॉ मेकर्स ने 115 यूबी में ये बात और लिख रखी है। तो डायग्राम का वो पार्ट नहीं है, लेकिन आपसे ये स्किप ना हो जाए इसके लिए मैं ये एग्जांपल आपके सामने आप प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मतलब क्या यूनिट होल्डर्स भली 80 लाख मिला है, स्टिल वो 100 लाख रुपीज पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे, 100 लाख उनके लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो पहले तो एक चीज आप ये कंसीडरेशन में जरूर लेकर चलें। अब एक रीजनेबल लेस लॉ मेकर्स ने क्या शो की कि सपोज नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर 25 को नेक्स्ट ईयर में सच 20 लाख जो लास्ट ईयर में नहीं बांटा था, सच 20 लाख उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यूनिट होल्डर को, उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर्स बाय इन्वेस्टमेंट फंड हमें देखने को मिला। तो क्या करेंगे आप? क्या आप अब इस प्रीवियस ईयर 25-26 में अगेन वो 20 लाख यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल बना देंगे क्या? टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर्स, क्या वो अगेन आप उन्हें उसी अमाउंट पर लाइबेबल बना देंगे जिसको आप ऑलरेडी अर्लियर ईयर में डीमिंग बेसिस पर टैक्स कर चुके हैं? देन आंसर इज नो, वो अगेन टैक्स के लिए चार्जेबल अमाउंट नहीं किया जाएगा। तो जो अमाउंट आपको डीम्ड टू बी क्रेडिटेड, मतलब लास्ट ईयर में ही ऑलरेडी आपका 31 मार्च को जो इन्वेस्टमेंट फंड ने आपको नहीं पे किया था, जो आपको डिम्ड टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा, डिम्ड टू बी क्रेडिटेड ट्रीट कर लिया जाएगा, आपको टैक्सेबल बना दिया जाएगा। तो अगेन जब वो अमाउंट एक्चुअली आपको रिसीव होगा तब अगेन वो टैक्स के लिए लाइबेबल नहीं बनाया जाएगा। ये 115 यूबी में ही एक एक्सप्लेनेशन से लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड्स यूनिट होल्डर्स को एश्योर किया है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक एक्सप्लेनेशन से लॉ मेकर्स ने ये यूनिट होल्डर्स को एश्योर किया है। ओके फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपने कंसीडरेशन में लेकर चलनी है और ये रूल बिजनेस ट्रस्ट में मत लगा देना। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली जो थीम है
ये वाली जो थीम है ये माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस ट्रस्ट के केस में वर्क नहीं करती। ओके, तो बिजनेस ट्रस्ट तो अपने यूनिट होल्डर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्चुअली वही यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। वहां ये डीमी फिक्शन नहीं है जो आपने इन्वेस्टमेंट फंड में ये देखा। ओके, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, राइट ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट फंड को के लेवल पर अगर इनकम हुई हो तो उसके लिए तो मैंने डिस्कशन आपके साथ कर लिया कि बिजनेस इनकम होगी तो इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स होंगे, अदर इनकम होंगी तो यूनिट होल्डर्स भुगतेंगे, है ना, उनका उस पर टीडीएस भी कटेगा, राइट। जो स्पेसिफिक थीम थी वो भी डिस्कस हो गई। लेकिन तब क्या होगा, अच्छा यहां पर भी वही बात फ्रेंड्स, यूनिट होल्डर्स को बिजनेस ट्रस्ट से जब वो अमाउंट रिसीव होगा उसका नेचर एंड प्रोपोर्शन वही सेम कहलाएगा जो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट फंड्स के लेवल पर उनकी टोटल इनकम कर रहा होगा। यूनिट होल्डर के लिए भी नेचर एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल वही सेम यहां पर ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट वाली ही बात है जो आपको यहां पर ये प्रोवाइड की गई है। ओके, अब सुनिए, सपोज इन्वेस्टमेंट फंड को इंस्टेड इनकम अगर लॉस हो जाए तो उसका क्या होगा, इश्यू ये अराइज होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो पहले मैं इजी फॉर्म में चीजें रखता हूं आपके लिए। अगर बिजनेस इनकम आप इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स कर रहे हैं तो फिर पीजीबीपी एड के लॉस का बेनिफिट भी इन्वेस्टमेंट फंड को दीजिए। यस, हां, अगर पीजीबीपी एड की इनकम आप इन्वेस्टमेंट फंड्स को टैक्सेबल कर रहे हैं तो पीजीबीपी एड का जो लॉस है वो भी केवल इन्वेस्टमेंट फंड को ही अलाउ होगा, ना कि यूनिट होल्डर्स को। अदर इनकम आप यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल कर रहे हैं तो अदर हेड का कोई लॉस अगर है तो उसका जो बेनिफिट है वो आप यूनिट होल्डर को दीजिए, पक्का यूनिट होल्डर को दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन, उसी यूनिट होल्डर को बेनिफिट मिल पाएगा जिसके पास में उस इन्वेस्टमेंट फंड्स की यूनिट को होल्ड किए हुए एटलीस्ट 12 मंथ्स हो गए हों, मतलब नॉट लेस देन 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स या इससे ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर हो गया होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट फंड के अदर देन पीजीबीपी किसी हेड के लॉस का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहां एक स्पेसिफिक सी चीज जो आपने कंसीडरेशन में लेकर चलनी है, वो क्या कंसीडरेशन में लेकर चलनी है जरा सुनिएगा फ्रेंड। सपोज एग्जामिनर ने कोई केस ऐसा बनाकर आपको दे दिया कि कोई एक एबीसी इन्वेस्टमेंट फंड है, हमारे एसएससी मैंने मान लिया कोई एबीसी इन्वेस्टमेंट फंड है, ओके, और इनको सपोज पीजीबीपी हेड में मैं मान लेता हूं 10 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, और इसके अलावा फ्रेंड्स इनको हम मान लेते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में सपोज 7 लाख की इनकम हुई है। तो आप क्या करने वाले हो, आप ये कहोगे कि पीजीबीपी एड का जो लॉस है 10 लाख का उसका बेनिफिट तो हम इन्वेस्टमेंट फंड को दे देंगे, 8 इयर्स में उसका वो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हम से ले सकेंगे, और बाकी 7 लाख रुपीस की हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो अदर इनकम में आ जाएगी, उस पर इन यूनिट होल्डर को हम टैक्सेबल बना देंगे। क्या ऐसा होगा? देन आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ की डिमांड क्या है? 115 यूबी क्या कहता है, सुनिए, ये जो चीज है लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि आप भूल जाइए कि उस इन्वेस्टमेंट फंड को कोई सेक्शन 1023 एफबीए में एग्जेम्पशन मिलनी है, आप ये इग्नोर कर दीजिए, आप भूल जाइए कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड को सेक्शन 1023 एफबीए में अदर इनकम की एग्जेम्पशन मिलनी है, इसको इग्नोर कीजिए, भूल जाइए इसे, और आप पहले नेट रिजल्ट निकाल कर लाइए। आप सेक्शन 1023 एफबीए की एग्जेम्पशन को इग्नोर करते हुए इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में नेट रिजल्ट निकाल कर लाइए। यस, अगर इन्हें अदर इनकम की एग्जेम्पशन नहीं मिलनी है तो फिर इनके हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम 7 लाख से पीजीबीपी के 10 लाख के लॉस में से 7 लाख का लॉस एडजस्ट हो जाएगा। इनकी माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो नेट रिजल्ट है वो टोटल इनकम निल बचेगी, नेट रिजल्ट निल बचेगा, और पीजीबीपी का 3 लाख रुपीस का लॉस सस्टेन करेगा। यस, ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फंड, इसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, मतलब इसको आगे इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आप
नेट रिजल्ट पहले निकालिए। जैसे मैं दूसरा केस भी ऐड कर देता हूं, जैसे अगर यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर इनकम होती, सपोज इनकी 14 लाख की मैंने मान लिया, तो आप भूल जाइए कि 1023 एफबीए में कोई एग्जाम्पशन मिलनी है, पहले नेट रिजल्ट निकाल कर लाइए। तो पीजीबीपी का पूरा 10 लाख का लॉस सेट ऑफ हो जाता, और जो नेट रिजल्ट है वो माय डियर फ्रेंड्स टोटल इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी वाली यहां पर हमें बचती हुई नजर आती है ना। हाँ, तो ये जो अमाउंट है 4 लाख का, ये फ्रेंड्स फाइनली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले आप नेट रिजल्ट तो निकाल कर लाइए, पहले आप नेट रिजल्ट निकाल कर लाइए। तो नेट रिजल्ट अब आ गया, हाँ अब आ गया, तो अब 1023 एफबीए पिक्चर में लाना, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड के लिए केवल बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है, और ये टैक्सेबल किया जाएगा फॉर यूनिट होल्डर, ये टैक्सेबल होगा फॉर यूनिट होल्डर। तो थिंग्स वर्क करेंगी कैसे, तरीका वो मैंने है, ऐसा नहीं कि भाई पीजीबीपी का लॉस है दे दो इन्वेस्टमेंट फंड को इसका बेनिफिट, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 7 लाख की कर दो टैक्सेबल इसको यूनिट होल्डर के हैंड्स में ना, ऐसा नहीं। पहले आप नेट रिजल्ट निकालिए। अगर नेट रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, जैसा कि हमारा पहले केस में आ रहा था, दूसरे केस में तो आ ही नहीं रहा, दूसरे केस में तो पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ, तो इफ द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विदाउट एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1023 एफबीए इज अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एंड सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर, देन तब हम चेक करेंगे कि उस लॉस की स्थिति क्या बन रही है, कि फाइनली लॉस ही निकल कर आया है। तो फिर वो फाइनली लॉस जो निकल कर आया है, हाँ जो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज इनकम कोई नहीं बची है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो हम अदर इनकम से सेट ऑफ कर भी नहीं सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा ना इंटरमीडिएट लेवल पर कि एलटीसीएल केवल एलटीसीसी से एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। तो बहरहाल अगर नेट रिजल्ट अगर लॉस है, ठीक है, ओके, तो फिर अगर वो बिजनेस लॉस है तो इन्वेस्टमेंट फंड को उसका बेनिफिट देना, अदर लॉस है तो उसका बेनिफिट यूनिट होल्डर को अवेलेबल कराना, ठीक है। तो चीजें कैसे वर्क करेंगी, मैनर वो मैन था, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने केवल और केवल रखा। आई होप आपको अब ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी, राइट ना। तो बिजनेस ट्रस्ट की तरह इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए भी फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ इनकम की जो फाइलिंग है वो मस्ट है। आप सेक्शन 139 रिटर्न फाइलिंग का जब देखेंगे तो उसमें सबसेक्शन 1F में आपको इन्वेस्टमेंट फंड के लिए रिटर्न की जो फाइलिंग है वो मैंडेटरी नजर आएगी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट फंड के मीनिंग को लेकर जो थिंग्स है वो आपके साथ सब्सिक्वेंटली डिस्कस कर लूंगा। मेनली एग्जाम के लिए रेलिवेंट टैक्स इंप्लीकेशन है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो टैक्स इंप्लीकेशन अब डिस्कस हो गया, तो आइए मीनिंग को भी क्यों छोड़ें। हाँ जी, अब मैं मीनिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके साथ में और यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। लॉ मेकर्स ने इन्वेस्टमेंट फंड का जो मीनिंग हमें लॉ में दिया है, यस फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड के मीनिंग के लिए उन्होंने क्या अप्रोच अडॉप्ट किया, पहले वो देख लीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब ऐसे किसी फंड से लिया जाएगा जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड हो। मतलब क्या कि यहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड का कोई स्कोप नहीं है। ओके, राइट ना फ्रेंड्स, इतनी हैवी एग्जामिशन जो हम दे रहे हैं कि सारी बाकी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एग्जेम्प्ट है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ये स्कोप नहीं है। तो ऐसा कोई फंड जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेट हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी एलएलपी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो ट्रस्ट कंपनी एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। और मेन है ये वाला पार्ट, यस, उन्हें कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट हुआ हो, वो कैटेगरी 1 AIF या कैटेगरी 2 AIF के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हो, एंड जो सेबी के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उनमें रेगुलेट होते हों, या फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उनके तहत रेगुलेट हो रहे हों, ठीक है। तो वो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंड में केस आएगा। अब ब्रॉडली स्पीकिंग फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड मतलब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF, सिंपली स्पीकिंग। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स किन को मिलता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए,
ब्रॉडली स्पीकिंग यहां पर इन्वेस्टमेंट फंड की जो बात हो रही है ना, तो आप ये कंसीडरेशन में लेकर चले कि यहां पर इन्वेस्टमेंट फंड की जो हम बात कर रहे हैं, यहां इन्वेस्टमेंट फंड मतलब क्या, जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ होंगे, जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होंगे, वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर इस डिस्कशन के लिए इन्वेस्टमेंट फंड कहलाएंगे। कैटेगरी 3 एआईएफ का यहां कोई स्कोप नहीं है। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ ही यहां पर इस चैप्टर के लिए इन्वेस्टमेंट फंड है। सर ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भला किनको ग्रांट होता है? सुनिए, प्रैक्टिकली ऐसे फंड, कैसे फंड जो अपने इन्वेस्टेबल अमाउंट को, अपने इन्वेस्टेबल फंड्स को न्यू स्टार्टअप्स में लगाते हैं, या अर्ली स्टेज वेंचर्स में लगाते हैं, या सोशल वेंचर्स में लगाते हैं, या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब एसएमईज में लगाते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स में जिन्हें गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल कंसीडर करें, ऐसे किसी रेलिवेंट सेक्टर में वो अपने फंड्स को लगाते हैं, वो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 का, वो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 एआईएफ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पाते हैं। तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 एआईएफ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको मिलता है? ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड को जो अपने फंड्स को फ्रेंड्स न्यू स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, सोशल वेंचर्स में, एसएमईज में लगाते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर और एरिया जिससे गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स प्रैक्टिकली, सोशली या इकोनॉमिकली डिजायरेबल कंसीडर करें। ऐसे किसी क्रूशल और रेलिवेंट सेक्टर में जो अपने फंड्स को लगाते हैं, वो कैटेगरी 1 या 2 एआईएफ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले पाते हैं। प्रैक्टिकली कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे माय डियर फ्रेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स को दिए गए हैं प्रैक्टिकली। जैसे अर्थ कैपिटल फंड है, अतिवीर कैपिटल फंड है, भारत इनोवेशन फंड है, ऐसे कई माय डियर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट फंड प्रैक्टिकली कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एआईएफ का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो हां, आपको हालांकि एग्जाम के लिए मेनली जो कैरी करना है वो है टैक्स इंप्लीकेशन, और वो टैक्स इंप्लीकेशन फ्रेंड्स मैं सारा आपके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन, सीजी की नोटिफिकेशन वगैरह के साथ में आपके सामने रख चुका हूं। जो एक बात नहीं थी इस डायग्राम में, वो भी आपके साथ में इस डीमिंग फिक्शन वाली यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर डाली। ठीक है जी, तो हां, अब मैं कह सकता हूं कि आज के हमारे इस सेशन का जो एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड को कंप्लीट किया। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको लेकर। तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।